आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ उपजाति छंद। इससे पहले परसों हमने इंद्रवज्रा छंद का अध्ययन किया था और कल उपेंद्र वज्रा का अध्ययन किया था। मुझे आशा है कि आप सब इंद्रवज्रा छंद का भी अध्ययन कर चुके होंगे, उपेंद्र वज्रा छंद का भी अध्ययन कर चुके होंगे। यदि आप इंद्रवज्रा छंद के लक्षण को, उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण को जानते हैं तो आपके लिए यह उपजाति छंद केवल एक सूचना मात्र है। आप उपजाति छंद को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों को भी कठिनाई होती है। मैंने कल के व्याख्यान में और परसों के व्याख्यान में देखा कि कुछ लोगों को लघु गुरु के पहचान में दिक्कत होती है। लघु कौन सा वर्ण है, गुरु कौन सा वर्ण है, ये भी पहचान बहुत कम पाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा परामर्श है कि आप सब छंद वाली प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो देख लें, जिसमें छंद का सामान्य परिचय बताया गया है। उसको देखने से आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ण लघु होता है, कौन सा वर्ण गुरु होता है। कभी कभी लघु वर्ण भी गुरु दिखाई पड़ जाता है। मैं इस भाग में भी उसका थोड़ा सा संक्षेप में जहां प्रसंग आएगा वहां विवरण दे दूंगा। अब सबसे पहले इस पाठ में हम उपजाति छंद के लक्षण को, उपजाति छंद के उदाहरण को तथा उपजाति छंद के लक्षण और उदाहरण में समन्वय को देखेंगे, जिससे हमें उपजाति छंद को पहचानना आसान हो। तो हम शुरू करते हैं। उपजाति छंद का लक्षण केदार भट्ट के द्वारा विरचित जो वृत्त रत्नाकर है उसके अनुसार कुछ इस तरह है। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजातयस्ताः। इसका तात्पर्य ऐसा है, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ। अनंतर मतलब एक के बाद में जो कुछ भी होता है, बाद में यानी अनंतर, बाद यानी अनंतर। और इसका तात्पर्य ऐसा लेना कि यहाँ मैंने आपके सिलेबस में जो उपजाति छंद है वह उपजाति छंद 11 वर्ण वाली है। और भी उपजाति छंद होते हैं, 12 वर्ण वाली भी उपजाति होती है, 13 वर्ण वाली भी उपजाति होती है, 14 भी, 15 भी, सभी वर्णों में उपजाति छंद मिल सकते। पर ये जो उपजाति है आपके सिलेबस में वह उपजाति 11 वर्ण वाली है। उपजाति छंद की विशेषता यह है कि लगातार दो छंद जो कहे गए हैं, दो छंद मतलब एक समान वर्ण वाले। अब केदार भट्ट की जो वृत्त रत्नाकर है उस ग्रंथ को देखेंगे तो पहले 1 वर्ण वाला छंद, फिर 2 वर्ण वाला छंद, फिर 3 वर्ण वाला छंद, फिर 4 वर्ण वाला छंद, ऐसे वर्णिक छंद प्रकरण में मिल जाएगा। तो इसी तरह जब 11 वर्ण वाला छंद में आएंगे, 11 वर्ण वाले वृत्तों को बताना शुरू करेंगे तो वहां पर ये त्रिष्टुप छंद के अंतर्गत माने जाते हैं सभी 11 वर्ण वाले छंद। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले इंद्रवज्रा बताएंगे, फिर उपेंद्र वज्रा बताएंगे और फिर उसके बाद उपजाति बताते हुए कहेंगे कि जो 2 छंद लगातार कहे गए हैं उन दोनों छंदों का अगर किसी छंद में गुण आता हो, मतलब कोई ऐसा छंद हो जो 2 छंदों का संकर हो, 2 छंदों का मिश्रण हो, ऐसे छंद को उपजाति कहा जाता है। देखिए, लक्ष्म मतलब होता है चिन्ह, उदीरित मतलब कहे हुए, अनंतर मतलब बाद में कहे हुए 2 छंदों के चिन्ह को जो रखता है या जिसके पादों में, जिसके 2 पादों में या 2 से ज्यादा पादों में 2 या छंद के लक्षण मिल जाते हैं, 2 छंद के लक्षण मिल जाते हैं, ऐसे छंद को यदीय पादौ मतलब जिस श्लोक के 2 पाद होते हैं वो उपजाति कहे जाती है। तो इसका संक्षेप में आप अपनी सिलेबस में जो उपजाति छंद है उसका संक्षेप में यह अर्थ जान सकते हैं कि जिस छंद का कोई 1 पाद या कोई 2 पाद या कोई 3 पाद इंद्रवज्रा का, अब समझ लीजिए 4 पाद होते हैं, 1 पाद अगर इंद्रवज्रा का है तो बाकी 3 पाद क्या है, उपेंद्र वज्रा के। 2 पाद इंद्रवज्रा तो 2 पाद उपेंद्र वज्रा के, या 3 पाद इंद्रवज्रा के तो 1 पाद उपेंद्र वज्रा के। ऐसे अगर हो, यानी कोई निश्चित नहीं है कि 2 इसके होने चाहिए 2 उसके होने चाहिए, ऐसा नहीं। 1, 2, 3 चाहे उपेंद्र वज्रा हो, चाहे 1 या 2 या 3 इंद्र वज्रा हो। चारों पाद यदि इंद्र वज्रा है तो वो इंद्र वज्रा छंद ही माना जाएगा, चारों पाद यदि उपेंद्र वज्रा है तो वह उपेंद्र वज्रा छंद ही माना जाएगा। परंतु 4 में से कोई एक भी अगर दूसरे छंद वाला आ गया, 4 पाद में से कोई एक भी वर्ण अगर दूसरे छंद वाला आ गया तो वह उपजाति कहा जाएगा। आप विशेष रूप से ये जान लीजिए कि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा इन दोनों छंदों से कहीं ज्यादा प्रयुक्त छंद उपजाति है। संस्कृत जगत में साहित्यिक ग्रंथों में अनुष्टुप छंद के बाद सबसे ज्यादा प्रयुक्त छंद उपजाति है। तो उपजाति की विशेषता यह है कि अगर आप इंद्र वज्रा का प्रयोग करते हैं
तो इंद्र वज्रा के आधार पर पहला वर्ण गुरु ही होना चाहिए। उपेंद्र वज्रा में अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें पहला वर्ण लघु होना चाहिए। यही इतना इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में अंतर है, ये हमने बताया। यानी उपेंद्र वज्रा कब होता है? यदि जगण हो पहला, और इंद्र वज्रा कब होता है? जब पहला तगण हो। इतना ही अंतर है, केवल एक ही वर्ण का अंतर है। पहला वर्ण अगर गुरु है 11 वर्ण वाले छंद में तो वह इंद्र वज्रा, पहला वर्ण यदि लघु है यानी ह्रस्व है तो वह उपेंद्र वज्रा। और अगर किसी एक पद्य के 2 चरणों में 2 अलग छंदों का लक्षण मिल जाए, यानी जैसे इस छंद में मैं बता रहा हूं, यह जो लक्षण बताया गया, इस लक्षण के ही पहले लाइन में अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजों में पहला वर्ण लघु मिल रहा है, और दूसरे पाद के जो पादव यदि या उपजातस्ताह में पा ये गुरु मिल रहा है। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ, ये एक लाइन आप पढ़ेंगे तो यहां पर 11 वर्णों में पहला वर्ण लघु है, और इस जो पादव यदि या उपजातस्ताह वाला 11 वर्ण है, इन 11 वर्णों में पहला वर्ण जो पा है वो गुरु है। ये अंतर दोनों तरह का है आपके, इसलिए उपेंद्र उपजाति छंद का लक्षण 2 लाइन में बनाना पड़ा, क्योंकि 2 पाद दिखाने हैं और दोनों पादों में 2 अलग छंदों के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। और सभी गुरु लघु गुरु एक जैसे मिलते होंगे। जैसे नन है यहाँ गुरु तो यहाँ दौ गुरु है, यहाँ त लघु है तो यहाँ य लघु है, यहाँ रो गुरु है तो यहाँ दी गुरु है, यहाँ दी गुरु है तो यहाँ या गुरु है। उसी और सभी वर्णों में आप मिला लेंगे तो समान मिलता है, पर पहला ही वर्ण ये एक जगह लघु एक जगह गुरु मिल रहा है। यानी 2 पादों में 2 अलग छंदों के लक्ष्म मिल रहे हैं, 2 अलग छंदों के लक्षण मिल रहे हैं। तो इसलिए वह एक ही छंद जो मिश्रित छंद होता है वह छंद उपजाति छंद कहलाता है। यह एक जो उदाहरण के रूप में मैंने आप सबके सामने रखा है, यह कालिदास कृत कुमार संभव महाकाव्य का प्रथम श्लोक यानी मंगलाचरण है, जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का एक उदाहरण माना जाता है। इस उदाहरण में आप देखेंगे यह श्लोक को ऐसे गा सकते हैं, आप अलग अलग राग में भी कुछ लोग गा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, पर सामान्य रूप में कोई यति का नियम नहीं है। तो आप एक लाइन एक राग एक बार में गाएंगे, दूसरी लाइन दूसरे बार में, तो एक एक लाइन पे रुकना है, बीच में कहीं यति नहीं है, बीच में कहीं नहीं रुकना है। तो अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। यहाँ क्या है कि अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयः नाम नगाधिराजः अस्ति। उत्तर दिशा में देवतात्मा, देवताओं की आत्मा जैसी आत्मा वाला, देवताओं की स्वभाव जैसा स्वभाव वाला हिमालय नाम का एक नग यानी होते हैं पर्वत। नग गच्छन्तीति नगाः पर्वताः, जो नहीं जाते हैं वो नग कहे जाते हैं, पर्वत कहे जाते हैं। तो नग यानी पर्वतों का जो अधिराज, पर्वतों का जो सम्राट, ऐसा हिमालय नाम का है उत्तर दिशा में। और वह उत्तर दिशा में स्थित जो हिमालय नाम का नगाधिराज है, वह पूर्व दिशा में और पर दिशा में, पूर्व और अपर दोनों दिशाओं में वह तोय निधि मतलब जल निधियों का अवगाहन किया हुआ है। वगाह्य, यहाँ अवगाह्य ऐसा होना चाहिए, परंतु अव के आ का लोप हो गया है भागुरी ऋषि के मत में। वष्टि भागुरी रल्लोपमवाप्य और उपसर्गयोः, ऐसा एक सिद्धांत है, आपको सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगा या अव्यय प्रकरण में मिलेगा। अव और अपि इन दोनों उपसर्गों के आ का लोप हो जाता, तो यहाँ अव के आ है उसका लोप हुआ है, वो विषयांतर हो जाएगा। पर पूर्व और अपर दोनों दिशाओं से, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा मतलब ये दोनों साइड से वह जो हिमालय नाम का जो पर्वत का सम्राट है वह तोय निधि द्विवचन है, 2 अलग समुद्रों का अवगाहन किया हुआ है। एक तरफ से दूसरा समुद्र, दूसरे तरफ से दूसरा समुद्र का अवगाहन करके पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है, ऐसा इसका अर्थ है। पर हम यहाँ उपजाति छंद को पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे पहले चरण में इंद्र वज्रा छंद का लक्षण घटित हो रहा है। पहला वर्ण मैं पहचानने का तरीका यही बता दे रहा हूं, अगर पहला वर्ण आपको गुरु दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि यह इंद्र वज्रा छंद है। 11 वर्ण वाले छंदों में पहला वर्ण गुरु दिख रहा है तो वह इंद्र वज्रा है, पहला वर्ण लघु दिख रहा है तो वह आप समझ लीजिए कि उपेंद्र वज्रा है।
तो आप कहेंगे कि आ कैसे गुरु हो गया और ही कैसे लघु है। तो ये मैं बता देता हूं कि सानुस्वारो विसर्गांतो दीर्घो युक्त परश्चयः वा पादांतो गुरु ज्ञेयो ज्ञेयो न्यो मात्रिको लघु। ऐसा मैंने पहले ही पाठ में बताया था कि जो अनुस्वार के साथ वाला हो वह भी गुरु माना जाता है, यानी जिसमें अनुस्वार लगा हो वह चाहे ह्रस्व ही हो, अंग कंग खंग इत्यादि जो अनुस्वार वाला है वो भी गुरु है। विसर्ग वाला अह कह खह इत्यादि भी गुरु माना जाता है। फिर दीर्घ जो है वो तो गुरु माना ही जाता है। युक्त पर है, युक्त पर यानी ऐसा वर्ण जिसके तुरंत बाद में दो या दो से ज्यादा व्यंजन संयुक्त होकर आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो वो भी लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। संयोगे गुरु ऐसा सूत्र है, संयोग जिसके बाद में है वो भी गुरु माना जाता है। तो अब इसके तुरंत बाद स त य ये तीन वर्णों का संयोग है, इसलिए ये भी गुरु अगुरु माना जाएगा। तो पहला वर्ण गुरु है स्याद इंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊगा। दो तगण है, पहले देख लीजिए। तगण मतलब ता रा ज, दो गुरु होंगे और फिर एक लघु। तो आप देख लीजिए अस दो ये गुरु है, त्युत ये भी गुरु है क्योंकि उसके ऊ के तुरंत बाद दो संयुक्त वर्ण आ रहे हैं, व्यंजन वर्ण, इसलिए ऊ भी गुरु है। और पर यह ता जो है ये लघु है क्योंकि इसके बाद कोई संयुक्त वर्ण नहीं है। यह र क्या है, यह भी गुरु माना जाएगा क्योंकि इसके तुरंत बाद स और या का संयोग है। याम तो गुरु है ही, दो गुरु एक लघु, दो गुरु एक लघु, ये तगण हो गया। फिर उसके बाद जगण होगा, स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ ये दो तगण हो गए। फिर जगऊ यानी एक जगण एक गुरु। तो जगण यानी क्या होता है, दो लघु होते हैं दोनों साइड वाले, बीच वाला गुरु होता है, ये देख लीजिए जगण है। और फिर उसके बाद एक गुरु फिर दूसरा गुरु। तो चारों लाइन में आप देखेंगे, दूसरी लाइन में उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण मिल रहा है, ह्रस्व है, पहला वर्ण लघु है, यहाँ पहला वर्ण गुरु है, यहाँ पहला वर्ण लघु है। क्यों लघु है, क्योंकि ये स्थि है ना, थी लघु है, और ये ह्या का या है, उसके कारण ये स्थिता के चलते ये ह्या का जो या है वो गुरु माना जा सकता है। अथवा पदांत होने के कारण गुरु माना जा सकता है, क्योंकि स और था का संयोग भले दिखाई पड़ रहा है परंतु संयोग जिसके बाद में है, यानी संयोग से जो पहले वाला वर्ण है वो गुरु माना जाता, संयोग वाला नहीं। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर चारों चरणों में से दो चरण, पहला और तीसरा, ये दो चरण इंद्र वज्रा छंद के नियमों के आधार पर हैं, और दूसरे और चौथे जो दो चरण हैं वे दो चरण उपेंद्र वज्रा छंद के नियमों के आधार पर हैं। और मैंने आपको बताया कि दो दो ही हों ऐसा नहीं, कहीं एक चरण वाला भी मिल जाएगा, मतलब इंद्र वज्रा एक ही लाइन में मिलेगी और तीन लाइन में उपेंद्र वज्रा मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि तीन लाइन में उपेंद्र वज्रा मिल जाए, एक में इंद्र वज्रा, तीन लाइन में इंद्र वज्रा मिल जाए, एक में उपेंद्र वज्रा, या दो इंद्र वज्रा दो उपेंद्र वज्रा, ऐसा किसी भी तरह से हो सकता है, तो वह उपजाति छंद कहलाता है। अब नोट पहचान मैं ये बता दे रहा हूं संक्षेप में। मैं अभी तक आप सबको आर्या, अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा ये चार छंद पढ़ा चुका हूं। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंदों के वीडियो, इन चारों छंदों के भी वीडियो यदि आपको नहीं मिले हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख पाएंगे, वहां पर मिल जाएंगे। पर अभी संक्षेप में यह मैं बताऊंगा आप सबको कि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, इन तीनों छंदों में क्या अंतर है, इन तीनों छंदों में हमें पहचान करना है तो कैसे हम पहचाने। तो ये एक विशेषता जान लीजिए तीनों छंदों का कि जिस छंद के, जिस श्लोक के चारों लाइनों में पहला वर्ण अगर लघु यानी ह्रस्व मिल जा रहा है और वह छंद यदि 11 वर्ण वाला है तो वह आपके सिलेबस के आधार पर, स्थित छंदों के आधार पर वह उपेंद्र वज्रा छंद कहा जाएगा, अगर पहला वर्ण लघु है तो। और 11 वर्ण वाले छंद में यदि पहला वर्ण आपको गुरु मिल जा रहा है चारों चरणों में, तो वह छंद आप निस्संदेह कह दें कि वह छंद क्या है, इंद्र वज्रा छंद है। यदि प्रथम वर्ण गुरु हो तो इंद्र वज्रा और प्रथम वर्ण लघु हो तो उपेंद्र वज्रा हो जाती। पर कोई ऐसा भी श्लोक 11 वर्ण वाले चरणों वाला मिल सकता है जिसमें पहला वर्ण कहीं गुरु भी मिल रहा है कहीं लघु भी मिल रहा है, जैसे यहाँ अस और पू ये दो गुरु मिल रहे हैं और ही और स्थि ये दो लघु मिल रहे हैं। ऐसा अगर कहीं आपको मिल रहा है तो वह समझ लीजिए कि वह उपजाति छंद। तो उपजाति छंद का इस तरह से हमने इस पाठ में देखा